तो हंगरी के चुनाव परिणामों ने उन सभी पक्षों को चौंका दिया है जो विक्टर ऑर्बान का समर्थन करते थे या उनके खिलाफ थे। विक्टर ऑर्बान की पार्टी फिदेस, जो पिछले 16 सालों से सत्ता में थी, को हंगरी के संसदीय चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। लगभग सभी मतपत्रों की गिनती के नतीजों के अनुसार पीटर माडयार के नेतृत्व वाली मध्य दक्षिणपंथी पार्टी टीसा को संवैधानिक बहुमत मिल रहा है, 199 सदस्यीय स्थानीय संसद में से 138 सीटें। और यहीं ब्रुसेल्स और कीव में कई लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पीटर माडयार पूरी तरह से यूरोप समर्थक और यूक्रेन समर्थक होंगे, क्योंकि ऑर्बान खुले तौर पर प्रो रूसी राजनेता थे, जबकि विपक्ष के नेता माडयार एक यूरोप समर्थक नेता माने जाते थे। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दी है। पीटर माडयार ने आज अचानक घोषणा की कि वो रूसियों के साथ ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति पर सीधे बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे विक्टर ऑर्बान ने किया था। ऐसे बयान का क्रेमलिन में तुरंत स्वागत हुआ। उन्होंने कहा वे संवाद को तैयार हैं। और वैसे भी पीटर माडयार ने कहा कि वह यूक्रेन समर्थक नहीं बल्कि हंगरी समर्थक राजनेता हैं, इसलिए इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। इस स्थिति ने कई लोगों को चिंतित किया, क्योंकि माडयार ने यूरोपीय संघ और यूक्रेन पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। आइए अब हम सब मिलकर स्थिति समझें और देखें कि पीटर माडयार कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद है। मेरा नाम अलेक्सिय पेचिये है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। हंगरी के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को हटा दिया है। 16 साल तक सत्ता में रहने के बाद ओरबान को हटाना पश्चिमी दुनिया के सबसे जड़ जमाए हुए पॉपुलिस्ट नेताओं में से एक को करारा झटका देने जैसा है। हंगरी में ये राजनीतिक हलचल, जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को चुनाव के आखिरी दिनों में ओरबान के समर्थन में प्रचार के लिए भेजा गया था, न सिर्फ बुडापेस्ट बल्कि उसके बाहर भी दूरगामी प्रभाव डालेगी। पीटर माडयार 45 वर्षीय पूर्व फिदेस पार्टी के करीबी। माडयार, जिन्होंने 2 साल पहले विक्टर ओरबान से रिश्ता तोड़कर टीआईएसए पार्टी बनाई थी, ने रविवार शाम अपनी जीत की घोषणा की। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार, जो एक निर्णायक जीत को दर्शाते हैं, ओरबन ने हंगरी के विपक्षियों को बधाई दी और कसम खाई कि वह दर्दनाक हार के बावजूद हंगरी की सेवा करना जारी रखेंगे। और अब 99% वोटों की गिनती के बाद हंगरी की टीआईएसए पार्टी को 199 में से 138 सीटें मिली हैं। संसद में जो 2/3 बहुमत है, ओरबान की पार्टी फिदेस के पास 55 वोट हैं। इसका अर्थ है कि टीआईएसए पार्टी अकेले कानून बना सकती है और संविधान में संशोधन कर विक्टर ओरबान की विरासत खत्म कर सकती है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में पीटर माडयार लगभग अपने आप हंगरी के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं होगा और आप जानते हैं ये जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। विक्टर ओरबान की हार का यूरोप में स्वागत किया गया, जिससे पर्यवेक्षक हैरान रह गए, जो डर रहे थे कि विक्टर ओरबान रूस के समर्थन से नतीजों को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने इतनी जल्दी हार मान ली और यहाँ अचानक खुद विपक्ष के नेता पीटर माडयार ने सभी को चौंका दिया। आज क्रेमलिन ने कहा कि वे हंगरी के साथ व्यावहारिक संपर्कों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा क्रेमलिन के प्रेस सचिव ने कहा। और आगे हंगरी में संसदीय चुनावों में और आगे उद्धरण पेस्कोव, हंगेरियाई लोगों ने चुनाव कर लिया, हम इसका सम्मान करते हैं। उम्मीद है हम नए नेतृत्व के साथ व्यावहारिक संपर्क जारी रखेंगे। और ये उस तथ्य के बावजूद है कि इससे पहले रूसी संघ के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियेव ने कहा था कि हंगरी में चुनाव के नतीजे यूरोपीय संघ के विघटन को तेज करेंगे। क्रेमलिन के अनुसार पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को को हंगरी के नए नेतृत्व के कदमों पर नजर रखनी चाहिए। पेस्कोव का बयान, हम हंगरी सहित यूरोप के सभी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यूरोपीय देशों के साथ अभी पारस्परिकता नहीं है, लेकिन रूस संवाद के लिए तैयार है। माडयार के बारे में साफ है कि वो रूसियों से संवाद नहीं करेगा, क्योंकि उसने चुनाव से पहले यूरोप समर्थक टीम और अभियान चलाया था।
लेकिन टीसा पार्टी के नेता पीटर माद्यार ने आज अचानक घोषणा की कि उनकी सरकार रूसी संघ के साथ बातचीत करेगी। ये बयान कई लोगों को हैरान कर गया क्योंकि माद्यार से अलग उम्मीद थी। लेकिन हमेशा की तरह कई मीडिया ने सिर्फ उनके बयान के उस हिस्से पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया हम रूस से बात करेंगे, पूरे संदर्भ को नहीं दिखाया। मैं आपको माद्यार का पूरा बयान सुनाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, अगर हालात ऐसे बनते हैं कि रूसी राष्ट्रपति से बातचीत करनी पड़े तो रूस या हंगरी की भौगोलिक स्थिति नहीं बदलेगी और हमारी ऊर्जा निर्भरता भी कुछ समय तक बनी रहेगी। विविधता लानी जरूरी है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। जरूरत पड़ी तो बात करेंगे, पर दोस्ती नहीं होगी। वैसे भी हंगरी में कोई यूक्रेन समर्थक सरकार नहीं चाहता, सभी हंगरी समर्थक सरकार ही चाहते हैं जो हंगरी के लोगों की असली समस्याओं का समाधान करेगी। अगर हंगरी के नजरिए से देखें तो इस बयान में कुछ भी डरावना नहीं है। फिर भी माद्यार के बाकी बयान काफी अस्पष्ट हैं। यहाँ याद रखना जरूरी है कि पेत्र माद्यार ने रूसी आक्रामकता से इनकार नहीं किया था और विक्टर ओरबान की कथित पराई जंग वाली बात से सहमत भी नहीं थे। 2024 में कीव में हमादेत बच्चों के अस्पताल पर रूसी मिसाइल हमले के तुरंत बाद उन्होंने यूक्रेनी राजधानी का दौरा किया। वे अपनी पार्टी की जुटाई मानवीय सहायता लाए थे और कहा था, उद्धरण, रूस आक्रेता है, यूक्रेन को अपनी जमीन की रक्षा का अधिकार है। वहीं माद्यार के बयान कभी भी 100% यूक्रेन समर्थक नहीं रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के यूरोपीय संघ में त्वरित प्रवेश और कीव को हथियारों की आपूर्ति का विरोध किया। साथ ही यूक्रेन की सदस्यता का मुद्दा हंगरी के जनमत संग्रह में लाने की इच्छा जताई। इसके अलावा यूरोपीय संसद में टीसा पार्टी ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ से 90 अरब यूरो का ऋण देने के खिलाफ मतदान किया। हालांकि हंगरी को कोई वित्तीय योगदान देने की आवश्यकता नहीं थी। यह कूटनीति का रास्ता कठिन होगा। मार्च में ज़ेलेंस्की और ओरबान की बहस भी याद करें। तब बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, लेकिन पीटर माद्यार ने यूरोपीय संघ नेतृत्व से यूक्रेन के साथ सभी संबंध निलंबित करने की मांग की थी, कम से कम तब तक जब तक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने शब्द स्पष्ट न करें और अपने बयान के लिए हंगरी से माफी न मांगे। रूस के साथ संबंधों के मामले में भी माद्यार काफी संयमित रहे। उन्होंने मॉस्को के साथ संबंधों को ओरबान की कमजोर कड़ी बताया और उनकी सरकार पर खुली साफ साफ गद्दारी का आरोप लगाया। माद्यार ने ओरबान सरकार की ऊर्जा संतुलन में विविधता लाने में असमर्थता की आलोचना की। उनके अनुसार इसका मतलब ये नहीं कि हमें रूसी तेल का उपयोग बंद करना चाहिए। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ के संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। तो फिलहाल इंतजार करना और स्थिति को कुछ दूरी से देखना बेहतर होगा। फिर भी आज सुबह से ही यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिगा ने पहले ही घोषणा कर दी है कि कीव संवाद के लिए खुला है और उन्होंने पहले ही हंगरी की नई सरकार को संपर्क स्थापित करने के संकेत भेज दिए हैं, खासकर नेताओं के स्तर पर। यूक्रेन को यूरोपीय संघ से 90 अरब के ऋण पर लगी रोक हटने की उम्मीद है। यूक्रेन के यूरोपीय एकीकरण में सहायता और अन्य सहयोग, खासकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे के मामलों में। कीव ने अभी ड्रूजबा पाइपलाइन का जिक्र नहीं किया, लेकिन लगता है वे इसमें भी आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि हंगरी की नई सरकार के साथ पहले राजनयिक संपर्क कैसे स्थापित होते हैं। मैं यही विराम लेता हूँ। दोस्तों, अगर एपिसोड रोचक लगा हो तो इस प्रोजेक्ट को समर्थन दें। अपने YouTube चैनल, अपने डोनेशन या YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए ये वीडियो के नीचे सीधे स्पॉन्सर बटन दबाकर या फिर पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल को सपोर्ट करने के कई तरीके दिए गए हैं। आप जो भी तरीका आपके लिए सुविधाजनक हो उसे चुन सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। या फिर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, ये भी एक आसान तरीका है। PG न्यूज टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और जाहिर है इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।